Jai Hind students, this is Garima Batra from Chinwada and today we are going to discuss lesson 1 of your textbook Flamingo class 12th. Although this is your first lesson, but the name of this lesson is the last lesson. तो बच्चों आज हम आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन है लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज अल्फोंसे डाउडे। Before starting the lesson, let's have a look on the author. The author of this lesson is Alphonse Daude. इस लेसन को शुरू करने के पहले हम इसके लेखक की जानकारी प्राप्त करते हैं जो हैं अल्फोंसे डाउडे. He was a French novelist and short story writer. वो फ्रेंच नॉवेल्स लिखा करते थे और छोटी छोटी कहानियां भी. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-71, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. ये लास्ट लेसन का जो बैकग्राउंड है ये 1870 और 71 में हुई फ्रांस और प्रूशिया के बीच के युद्ध की घटना है. इसमें फ्रांस को प्रूशिया के द्वारा हरा दिया गया था और तब फ्रांस के सेनाध्यक्ष थे ऑटो वॉन बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तब का प्रूशिया आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना था. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. उस समय पर जब फ्रांस हार गया था तब उसने अपने सीमावर्ती गांव अल्सैस और लॉरेन को प्रूशिया के हाथों में सौंप दिया था. Read the story to find out what effect this had on life at school. अब उस घटनाक्रम का स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था इसे देखने के लिए हम ये कहानी आगे पढ़ते हैं. अब वो बच्चा एक जो दिन स्कूल जाता है ये उसके नरेशन की है स्टोरी. तो वो बच्चा कहता है I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. बच्चा कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए घर से ही काफी लेट निकला और मुझे स्कोल्डिंग का डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमारे टीचर एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका पहला शब्द भी नहीं पता था. पार्टिसिपल ग्रामर का एक पार्ट होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए मेरा मन किया कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर ही बिताऊं. It was so warm, so bright. उस दिन बहुत हल्की सी गर्मी थी और दिन बहुत ही सुनहरा चमकीला था और सूरज निकला हुआ था. The birds were chirping at the edge of the woods. जंगल के किनारे की तरफ पक्षी चहचहा रहे थे. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Sawmill is a place जहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है
और फर्नीचर बनाया जाता है। तो 100 मील के पीछे वाली खुली जगह पर प्रूशिया की आर्मी भी अपना सेना अभ्यास कर रही थी। तो कुल मिला के ये पूरा सीन बहुत अट्रैक्टिव था। अब वो बच्चा आगे कहता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये बाहर का पूरा दृश्य इतना आकर्षक था कि पार्टिसिपल के रूल की तुलना में मुझे ज्यादा आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। परंतु मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं इन सब आकर्षणों से ऊपर उठ जाऊं, इन्हें दूर कर दूं और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। टाउन हॉल वो जगह होती है जहां पर की नगर की या गांव की मीटिंग्स हुआ करती हैं और मीटिंग में जो निर्णय लिया जाता है उसे बुलेटिन बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड पर सामने चिपका दिया जाता है ताकि सर्वसाधारण जनता उसे वहां आकर देख सके। For the last 2 years, all our bad news had come from there. तो उस दिन भी जब बच्चा टाउन हॉल के सामने से निकला तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से बच्चा बोल रहा है कि सभी बुरी खबरें हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो युद्ध वो प्रूशिया से हार गए थे उसकी खबर, उस युद्ध के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ा उसकी खबर, और वहां का जो सेनाध्यक्ष था उसका संदेश, ये सभी उन्होंने बुलेटिन बोर्ड से ही पढ़ा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब लेखक कहते हैं मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, सोचते में भी वो रुके नहीं हैं, चलते चलते सोच रहे हैं, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. अब बच्चा आगे कहता है कि जब मैं वहां से तेजी से आगे निकल रहा था तभी गांव का जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ अर्थात लोहार, उसका नाम था वॉचर, वो वहां पर ही था और उसके साथ उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु, अर्थात जो किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं प्रशिक्षु। तो वहां पर उसका शिष्य भी उसके साथ था और वो दोनों बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे पास तुम्हारा स्कूल पहुंचने के लिए अभी बहुत समय है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. उस बच्चे को लगा कि एक तो मैं पहले से लेट हूं और ऊपर से ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है, जरूर ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं तेजी से बिना सांस लिए एम हेमल सर के स्कूल पहुंच गया जिसके बाहर छोटा सा गार्डन था। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. जब आम तौर पे हमारा स्कूल शुरू होता था उस समय पर वहां ग्रेट बसल, बहुत हलचल हुआ करती थी जिसे कि गली के बाहर तक उस शोर को सुना जा सकता था। The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table.
आमतौर पर जब वो शोर होता था उसमें एक आवाज होती थी, डेस्क और बेंच को एक जगह से दूसरी जगह सरकाने की। जब हम अपना लेसन याद करते थे एक साथ तो एक जैसी जोर से आवाज में हम उसे दोहराते थे, बहुत तेजी से। और उस आवाज से हम अपने कानों को बचाने के लिए और लेसन को अच्छे से समझने के लिए अपने दोनों कानों को ढक लिया करते थे। और साथ में ही उसमें आवाज आती थी जब हमारे टीचर अपने स्केल को जोर जोर से टेबल के ऊपर बजाया करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। परंतु आज बिल्कुल शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैं उस समय जो वहां पर शोर होता था, उस समय अपनी डेस्क पर बिना किसी के देखे चुपचाप पहुंच सकता था। But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन आज की बात और थी। आज बिल्कुल वैसी ही शांति थी जैसी कि संडे के दिन जब हमारी छुट्टी होती है तब शांति रहती है। Through the window, I saw my classmates already in their places. खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सभी क्लासमेट, मेरी क्लास के सभी बच्चे पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और मैंने ये भी देखा कि हमारे टीचर एम हैमल अपने डरावने लोहे के छड़ी को लेकर अपनी बाह के नीचे दबाया हुआ था और उसे ऊपर नीचे कर रहे थे, खुद भी आगे पीछे चल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. अब मुझे उन सब के सामने इतनी शांति में दरवाजा खोलना था और वहां से अपनी जगह तक अंदर जाना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब वो बच्चा कहता है कि आप खुद ही कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल सर ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही इस लेसन को शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. अब वो बच्चा बोलता है कि मैं लगभग बेंचेस के ऊपर से कूदता हुआ गया और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब वो बच्चा आगे बोलता है कि जब मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, उसके बाद मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पाया। उसके बाद मैंने देखा कि उस दिन हमारे टीचर ने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत कपड़े ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने एक सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, उसके नीचे एक झालरदार शर्ट पहनी थी जैसी हमें चित्र में दिख रही है, और एक छोटी सी सिल्क की बनी हुई काले रंग की कैप पहनी थी और इसके ऊपर कढ़ाई की गई थी। और इन कपड़ों को वो हमेशा नहीं पहना करते थे, सिर्फ जब कभी स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था, या स्कूल में पुरस्कार वितरण का समारोह होता था, तब विशेष अवसरों पर ही वो अपने इन कपड़ों को पहना करते थे। Besides, the whole school seemed
so strange and solemn. इसके अलावा उस दिन पूरा स्कूल बहुत ही अजीब सा लग रहा था और गंभीर लग रहा था। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज ऑन दैट डे। तो उसका आंसर अब हम देखने जा रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़िए कि बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी। परंतु जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी वो ये थी कि हमारी क्लास की जो पीछे की बेंचेस थी जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स। आज उन खाली बेंचेस के ऊपर गांव के लोग हम लोगों की तरह बैठे हुए दिख रहे थे। ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. तो वहां पर जो लोग बैठे थे उसमें एक वृद्ध हाउसर था, किसी का नाम था हाउसर, और उस हाउसर ने अपनी 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई थी जो कि विशेष हैट मानी जाती थी वहां। शहर के भूतपूर्व मेयर बैठे थे, शहर के भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे और इनके अलावा काफी और लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। और हाउसर एक पुरानी प्राइमर किताब लेकर आया था। प्राइमर वो किताब होती है जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इसमें सबसे बेसिक रूल, सबसे मूलभूत नियम दिए होते हैं। तो उस किताब को लेकर हाउसर आया था जो कि थम्ब्ड एट द एजेस, किनारों से मुड़ गई थी। जब भी कोई किताब बहुत पुरानी हो जाती है तो वह किनारों से मुड़ जाती है। एंड he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. उस किताब को, उस प्राइमर को हाउसर ने खोलकर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उस किताब के ऊपर अपना चश्मा खोलकर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, अभी मैं इन सब चीजों के बारे में आश्चर्य कर ही रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। उनके टीचर एम हेमल ने अपनी चेयर को, अपनी कुर्सी को खींचा और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गहरी और प्यार भरी आवाज में वो बोले, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसमें वो मुझसे बात करते थे। सैड, बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। मेरे बच्चों, आज ये आपका आखिरी पाठ है, आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब एम हेमल आगे कहते हैं कि बर्लिन से यह आदेश आ चुका है कि अब फ्रांस के गांव अल्सैस एंड लॉरेन में जर्मन भाषा ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब बर्लिन जो है वहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और तुम्हारे नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ो। What a thunderclap these words were to me. और एम हेमल सर के ये शब्द उस बच्चे को ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। ओह, द रैचेस, what that was what they had put up at the town hall. अच्छा, अब उस बच्चे को समझ में आया कि यही बात थी, यही खराब, यही अभागी बात थी जो कि टाउन हॉल में नोटिस बोर्ड के ऊपर, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी और लोग इसे पढ़ रहे थे। इसीलिए मुझे
उस आदमी ने, उस ब्लैक स्मिथ ने भी कहा था कि अब स्कूल जाने से क्या फायदा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो क्या आज मैं अपना आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ पढ़ूंगा। आगे वो बच्चा कहता है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे मुश्किल से ही लिखना आता है, क्यों मैंने अच्छे से लिखना नहीं सीखा। अब उस बच्चे की हालत वैसी हो रही है जैसी कि आपके पास कोई चीज हो, और जब जब तक वो चीज आपके पास है आपको उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज आपसे दूर होने लगती है तो वो उस चीज से आपको लगाव महसूस होने लगता है, आपको उसके दूर होने का दुख होता है, आपको उसकी कीमत का एहसास होता है। तो उसी तरीके से अब ये बच्चा सोच रहा है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं आगे और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे तब अभी रुकना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई यहीं छोड़नी पड़ेगी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने क्यों अपने लेसन्स को, अपने पाठ को अच्छे से पढ़ा नहीं, क्यों मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्या पक्षियों के अंडे ढूंढने जाने के लिए, या सार पर फिसलने के लिए। सार ये नदी के किनारे जो फिसलन वाली जगह होती है, वहां पर बच्चों को फिसलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सार पर फिसलने जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, अभी से कुछ समय पहले तक मुझे ये किताबें एक परेशानी लगती थी, एक मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें कि उठाना बहुत मुश्किल होता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुंट गिव अप, जो मेरी ग्रामर की किताब थी और इतिहास की किताब जिसमें कि संतों का जीवन परिचय, संतों का इतिहास दिया होता है, वो मुझे उन पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी थी जिन्हें कि हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और अब उसने एम हेमल जो उसके टीचर थे उनके बारे में सोचना शुरू किया। तो वो बच्चा कहता है कि ये विचार कि वो अब यहाँ से चले जाएंगे और ये कि अब मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा दोबारा, इस विचार ने मुझे फिर दुखी कर दिया। और वो ये सब भूल गया कि उसके टीचर उसे कैसे कभी कभी छड़ी से मारा करते थे, या उन बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कई बार वो कितने सनकते थे या उन्हें मारते थे। ये सब चीजें अब वो बच्चा भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, वो बेचारे आज इस आखिरी पाठ के सम्मान में, आखिरी लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने सुंदर संडे के कपड़े पहन लिए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और वो बच्चा कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए थे वो उन्हीं टीचर के और आखिरी लेसन के सम्मान में आए थे और वहां पर पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, ये इसलिए क्योंकि आज उन्हें भी दुख हो रहा था कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल ज्यादा क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका अपना तरीका था हमारे टीचर को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने 40 सालों तक वफादारी पूर्वक उस गांव में अपनी सेवाएं दी थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और ये उनका ये भी तरीका था अपने देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का, उस देश के प्रति जो कि अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था,
I heard my name called. तभी मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया था. उनके टीचर ने उसका नाम लिया था. It was my turn to recite. अब ये मेरी बारी थी कि मुझे खड़े होकर बोलना था. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without any mistake. अब वो बच्चा बोलता है, मैंने क्या नहीं किया कि इस लायक बनने के लिए कि मैं खड़ा होकर उस डरावने, उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को बोल पाऊं पूरा का पूरा, बहुत जोर से और बहुत स्पष्ट आवाज में, बिना किसी गलती के. मैंने बहुत मेहनत की थी कि मैं ऐसा बोल सकूं. अब वो बच्चा बोलता है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. परंतु मैं उस नियम को बोलने के पहले ही शुरुआती शब्दों में ही गड़बड़ा गया. मेरे शब्द मिक्सअप हो गए, मिल गए आपस में, और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया. एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. मैं वहीं पर अपनी बेंच पकड़कर खड़ा रह गया. माई हार्ट बीटिंग. मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं. मैं नीचे मुंह करके वहां पर खड़ा रह गया. बच्चे की इतनी हालत खराब थी कि वो नियम बोल नहीं पा रहा था. तो वो आगे कहता है, आई हर्ड एम हेमल से टू मी. तभी वो बच्चा कहता है कि मैंने सुना मेरे टीचर मुझसे कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. नन्हे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है. सी हाउ इट इज. अब देखो क्या हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ. हर रोज हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. अरे, मेरे पास बहुत समय है. आई लर्न इट टुमारो. मैं इसे कल याद कर लूंगा. ये सभी विद्यार्थियों के साथ होता है कि वो साल भर ये सोच के पढ़ाई नहीं करते कि अभी तो हमारे पास पूरा साल पढ़ा है, हम बाद में पढ़ लेंगे. रोज आज के काम को कल पर टालते हैं, और ऐसा ही कल 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 करते हुए परीक्षा आ जाती है सिर पर, और हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और हमारे नंबर कम आते हैं. इसलिए हमें साल के शुरू से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना है. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और एम हेमल आगे कहते हैं कि अब देखो, अब हम कहाँ पहुंच गए. आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ये अल्सास के सभी लोगों के साथ परेशानी है कि वो सभी कामों को, सीखने के काम को विशेष रूप से कल पर टालते हैं. ये उनका टीचर का दुख है. ये अपना दुख प्रकट कर रहे हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. और अब वो लोग जो जर्मन जिन्होंने तुम्हें जीता है, उनके पास अभी अधिकार है कि वो तुम्हें कह सकते हैं, हाउ इज इट. कैसी बात है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. तुम लोग फ्रेंचमैन होने का अभिनय करते हो, दावा करते हो कि तुम लोग फ्रेंच हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो, ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो. तो बच्चों, ये लेसन बहुत बड़ा होने के कारण हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाए. इसके हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे. लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखें, इस लेसन को अच्छे से समझें और क्वेश्चंस ढूंढ के उनके आंसर लिखने की कोशिश करें. टिल देन, हैव गुड टाइम.